इसलिए ये किताब लिखी गई है ताकि लोग ये समझें कि आपसे क्या छीना जा रहा है। जो बात कहते डरते हैं सब, तू वह बात लिख। जो बात करते डरते हैं सब, तू वो बात लिख। इतनी अंधेरी थी न कभी पहले रात, लिख। जिनसे कसीदे लिखे थे वह फेंक दे कलम, फिर खून दिल से सच्चे कलम की सिफात लिख। ये किताब केवल एक व्यक्ति की किताब नहीं है, हम सब के साझापन की किताब है। और वो किताब ये कहती है, ये चिंता करती है कि हम इस देश के हर नागरिक के हाथ में कलम और किताब देखना चाहते हैं। किसी के हाथ में कुदाल और फावड़ा हुआ करता था, किसी के हाथ में बर्तन मांजने वाली चीज होती थी, किसी के हाथ में कुछ और होता था जिससे वो काम करते थे। पीढ़ियां गुजर गईं, तब जाके पहली बार किसी के हाथ में कलम और किताब आई और अचानक वो छीन ली जा रही। इसकी भूमिका में मैंने एक लाइन लिखी है कि सड़क से लेकर संसद के गलियारों तक, खेत खलिहान से लेकर बड़ी बड़ी चमचमाती इमारतों तक, कुदरत के मार झेलते हुए शोध करके इस दुनिया को खूबसूरत बनाने तक इस मुल्क के जिन हाथों ने श्रम किया, जब नए विश्वविद्यालय बने तो उनके बच्चों को उसमें कितनी जगह मिली। हिंदी की दुनिया में या किताबों की दुनिया में कोई 1,000 के संस्करण किताबों के लोग छापते थे, और जब जब 1,000 किताबें बिक्री जाती थी बड़े बड़े पोस्टर लगाते थे, बेस्ट सेलर 1,000 बिक गई, इसका तीसरा संस्करण आ गया, ये बेस्ट सेलर नंबर 1, बेस्ट सेलर नंबर 2। और जब ये बेस्ट सेलर हो गई तो कहे बेस्ट सेलर जैसी तो कोई चीज ही नहीं होती। हमने कहा कि मेरे गांव का किस्सा है, वो सबसे शरारती लड़का जिसके पास बैट हुआ करता था, उसके पिताजी थे उस सक्षम, तो क्रिकेट खेलने जब आए अपना बल्ला लेके आए, तो जैसे वो बाउंड्री खुद डिसाइड करता था, यहां गिरेगी तो 4 रन होगा, और जैसे ही दूसरे वाले ने वहां 4 रन बोला, कहा नहीं यहां हो ही नहीं सकता, वहां 4 रन होगा। कुछ दिन बाद कहा 4 रन होगा ही नहीं क्योंकि बल्ला तुम्हारे हाथ में है। कल तक तुम लिखते थे तो 500 किताब पे बेस्ट सेलर हो जाते थे, अब अगर 50,000 बिकने वाली है तो कुछ दिन चलने दो ये नियम, उसके बाद देखा जाएगा क्या होता है। DU, JNU, अशोका, गलगोटिया लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी की तरह हो जाएगा, और लाखों आज की तारीख में AC प्राइवेट कैंपस में 3 लाख से 5 लाख तक BA की डिग्री मिलती है, प्लेन BA। समझ गए ना? वो जब मॉडर्न कंट्री बनना था, आइडिया ऑफ इंडिया में निहित था, स्टेट की जिम्मेदारी होगी कि स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल वो बनाएगा, सरकार बनाएगी सरकारी कॉलेज और सरकारी अस्पताल, क्योंकि नागरिक को किसी की गरीबी अमीरी से यह तय न हो जाए कि उसे दवाई और पढ़ाई मिलेगी कि नहीं। अब जाओ आप सरकार चुन रहे हैं वो स्कूल कॉलेज की बजाय इबादत घर बनवाने में, और ये चिंता इसके किताब की भूमिका में। बनवाएं, लेकिन वो काम तो किसी और का था। धर्म का काम करने वाले राजनीति कर रहे हैं, और राजनीति का काम करने वाले ये विडंबना और विरोधाभास। किसी की जेब में पैसा है या नहीं है इससे यह तय न हो कि उसे शिक्षा कैसे मिलेगी। अगर उसकी जेब में पैसा है तो उसके बच्चे अच्छे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ेंगे, जिसको हफ्ते में 6 दिन पहनने के लिए 5 तरह की ड्रेस होगी, 20 तरह की कॉपी होंगी, उनके पास एक्टिविटीज होगी। इसका चैप्टर पढ़िएगा, दूसरे या तीसरे चैप्टर में मैंने वो किस्सा लिखा है कि जब मैं DU आया और DU के कॉलेज में यहाँ के स्टूडेंट को मिलने वाली अपॉर्चुनिटीज की देखा, कोई स्पोर्ट्स सोसाइटी है, कोई थिएटर सोसाइटी है, कोई जो है NSS है, NSS बोला है मैंने, NSS, और कुछ नहीं, और कल्चरल सोसाइटी है, बहुत कुछ है। उसी समय मुझे अपने आजमगढ़ जैसे जिले का डिग्री कॉलेज याद आया जहां पढ़ाने को मास्टर ही नहीं है, उसको सोसाइटी क्या मिलेगा। तो वो जो गांव में रह गया, जिसे वो डिग्री कॉलेज नसीब हुआ जहां टीचर नहीं है, प्रोफेसर नहीं है, पढ़ाने का माहौल नहीं है, वो DU JNU वाले से कंपीट कैसे कर पाएगा। जब आप UR की पोस्ट को मिसलिनियस बनाए ही नहीं हो तो उसमें क्या एक ही तबके का 50% रिजर्वेशन हो गया कि नहीं हो गया, क्योंकि उसमें तो इंटरव्यू देने कोई नहीं गया। OBC कैटेगरी में गया, मेरा तो 100 में 96 नंबर है, मुझे तो बुलाया जाना चाहिए UR पे, कोई क्राइटेरिया ही नहीं है। 50% रिजर्वेशन कहाँ है, ये कास्ट डिस्क्रिमिनेशन होता है। और तब वहां पर एक बोर्ड में बैठा व्यक्ति पूछता है कि तुम्हारा नाम, तो कहता है राकेश, तो कहा पूरा नाम, तो कहा राकेश कुमार। अब आप समझिए ये और ये मजाक नहीं, ये सच में है। और ऐसे जाने कितने लोगों के साथ ये हुआ होगा। पिताजी का नाम, तो कहा महेश, कहा पूरा नाम, तो महेश कुमार, कहे आगे क्या लगाते हैं, कहा पथिक, तो कहा महेश कुमार पथिक, तो पथिक किस में आते हैं। बच्चा हंसने लगा, कहा गुरुजी जाति जानना चाहते हैं ना। गुरुजी कहा ना ना ना, जाति नहीं जानना चाहते, बस ऐसे जानना चाह रहे हैं पथिक किस में आते हैं। तो वो कहता है इंसानों में आते हैं।
इंसानों में ही आते हैं। वो बड़े नादान जातिवादी हैं जो जातिवाद करते हुए दिख जाते हैं और चोरी पकड़ी जाती है। विश्वविद्यालय का प्रोफेसर अब इतना शार्प हो गया है कि वो आपकी पकड़ में नहीं आएगा। वो ऐसी जगह जातिवाद दिखाता है जहां आपको पता ही ना चले। उसने भी द्रोणाचार्य से बहुत कुछ सीखा है। अंगूठा नहीं मांगना है, पूरा का पूरा हाथ इतना कमजोर कर दो कि उससे कलम छीन लो। इसलिए ये जानबूझकर ये किताब मैंने बहुत सायास रोहित वेमुला के नाम समर्पित की है, और इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये मेरा प्रोटेस्ट है। क्यों नहीं जानना चाहिए कि आप किस रास्ते किसी प्रोफेसर को चुनते हैं? ये तो देश को सबको जानना चाहिए, लेकिन वो नहीं हो रहा है। 5 दिन में 500 लोगों का इंटरव्यू हुआ। एक दिन में 100 लोग इंटरव्यू देते हैं, यानी एक व्यक्ति पर 1 मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट। और कल्पना करिए कि 1.5-2 मिनट में पैनल जो सामने बैठा है वो 2 सवालों से परख लेगा कि आप प्रोफेसर बनने लायक हैं या नहीं हैं। तो एक आध भारत रत्न तो उन पैनलिस्टों को भी दे देना चाहिए, वो डिजर्व करते हैं। कल्पना करिए 2 मिनट में अगर किसी पैनलिस्ट ने ये जांच लिया है कि ये प्रोफेसर बन सकते हैं या नहीं, तो भारत रत्न क्या, नोबेल दे दो उन्हें। और मैंने किताब में ये बात दर्ज की है, क्योंकि ऐसी प्रतिभाओं की जरूरत इस देश को है। अगर इस देश को वाकई पता चल जाए कि नाली के गैस से चाय बनती है तो कितनी बड़ी समस्या दूर हो जाएगी। हम तो चाहते हैं कि इस पर भी शोध हो और विश्वविद्यालय में एक चैप्टर इस पर हो। इससे हमें गुरेज कतई नहीं है। इसलिए हमारे देश के विश्वविद्यालय में हर धर्म, हर जाति, हर विचारधारा, हर चीज के सिलेबस बने। लेकिन दिक्कत ये हो रहा है कि उन्हें एक रंग में रंगा जा रहा है। ये किताब शायद उस दिशा में आपको कुछ संकेत करेगी। तो एक सवाल ये किताब अपने समय से करती है, और ये केवल नकारात्मक खबरें लेकर के आपके बीच में नहीं आती है कि हाय सब लुट गया, हाय बर्बाद हो गया। नहीं, अगर वो बर्बाद हो जाता तो अभी हम यहां खड़े नहीं होते। ये इतना तो बचा है, हम यहां खड़े हैं, हम इस किताब पर बात कर रहे हैं। ये अपने आप में एक दिलेरी की बात है, और अभी ठीक ठाक माहौल में बात कर ले रहे हैं। पता नहीं ये कितने दिन बचा होगा, क्योंकि असहमति की आवाज़ों को पचा लेने का हाजमा अब इस देश के विश्वविद्यालयों का कमज़ोर हो गया है। इसीलिए आपके सामने एक ऐसा व्यक्ति खड़ा है जो 14 साल बाद सिस्टम से बाहर है। और किस बात पर बाहर है? हम अपना वो पर्सनल शो ऑफ क्या ही करें, भले ही हमारी डिग्री ओरिजिनल हो, लेकिन इसको क्यों दिखाना? लेकिन कम से कम बता तो सकते हैं कि हमने मेहनत करके इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में अपने बैच का गोल्ड मेडल हासिल किया। और ये तब तक नहीं बताया जब तक इसको बताने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि मुझे पता था गोल्ड मेडल कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। मेरे क्लास का वो विद्यार्थी भी मेरे जैसा है जो शायद बहुत कम नंबर से पास हो पाया हो। इसलिए मेडल कोई हमारे एजुकेशन सिस्टम का सबसे बड़ा क्राइटेरिया क्या बन गया कि गोल्ड मेडलिस्ट कौन है। अच्छा, बाकी क्या है फिर? तो हम इस बात को समझते हुए एक सवाल की तरह ये बात कहना चाह रहे हैं कि अगर आपको एक गोल्ड मेडलिस्ट, और केवल मैं नहीं, ऐसे बहुत सारे लोग, वो प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल नहीं हुआ, तो कम से कम मुझे तो फिर बोलना पड़ेगा कि एक ओरिजिनल गोल्ड मेडल मेरे पास है, 14 साल का एक्सपीरियंस है। तो ये जो निजी कथा है, ये निजी नहीं है। ये किताब किसी एक लक्ष्मण यादव की कहानी नहीं है। और मैं यहां खड़े होकर के एक व्यक्ति की नौकरी या एक व्यक्ति को नौकरी नहीं मिली इसका अफसोस मनाने नहीं आया। मैं ये बोलने आया हूं कि मेरे जैसे हजारों लोग नौकरी से निकाल दिए गए, मगर वो चुप रहे, वो नहीं बोले, क्योंकि उन्हें पता था कि एक बार बोल देंगे तो फिर इस सिस्टम से बाहर हो जाएंगे। कम से कम हमने बोलने का साहस चुना है, इसलिए अपनी डिग्रियां भी गिनवा रहे हैं, इसलिए वो किस्सा भी कह रहे, और ये जानते हुए कह रहे कि इस किताब के आने के बाद और ये सब कहने के बाद अब ये विश्वविद्यालय हमें अपनाएंगे नहीं।
मगर कल को मेरी जगह कोई और तो हो, इसलिए ये किताब लिखी गई और इसलिए इस किताब को पढ़ा जाना चाहिए। ये किताब विश्वविद्यालयों के बर्बाद होने मात्र की कहानी नहीं है, उनके हमारे जीवन के वजूद से भी जुड़ी हुई है। इस किताब के शुरुआती पन्ने में जब मैं याद करता हूं अपने विश्वविद्यालय को, गांव के खेत खलिहान से निकलकर कोई व्यक्ति, कोई मजदूरी किसानी की पृष्ठभूमि से आने वाला कोई व्यक्ति, जब पहली पीढ़ी का व्यक्ति विश्वविद्यालयों तक पहुंचा तो उसे कैसे इन विश्वविद्यालयों ने बनाया है, ये उसकी भी कहानी है। तो ये केवल नाउम्मीदी की कहानी नहीं है, उम्मीद की कहानी है। इस किताब के जरिए जो आज का विषय इस बातचीत के लिए हमारे दोस्तों ने चुना कि क्या वाकई इस देश के विश्वविद्यालय वर्ग और वर्ण में विभेद आज भी रखते हैं? क्या इस देश के विश्वविद्यालय आज भी जेंडर न्यूट्रल, कास्ट न्यूट्रल या क्लास न्यूट्रल नहीं हो पाए? इसे एक सवाल की तरह देखा जाना चाहिए और इसे आंकड़ों से पढ़ा जाना चाहिए। मैं खुद इस बात को सोचता हूं कि विश्वविद्यालय शब्द कैसे बना है। जैसे हम लोग बात करते हैं एकेडमिया पर, तो इसके नाम में ही यूनिवर्स लगा हुआ है। यूनिवर्सिटी इसका पूरा कॉन्सेप्ट यूनिवर्स से बना हुआ है। हिंदी में विद्यालय के पहले विश्व जुड़ा हुआ है, ग्लोबल नॉलेज के ये केंद्र होंगे। इसमें हर विचार, हर ख्याल, हर जाति, हर धर्म, हर तरह के लोग होंगे। और जब मैं अपनी क्लासरूम में कभी बैठता हूं तो सामने जो लोग बैठे होते हैं, वो क्लासरूम तब बनती है जब उसमें हर तरह के लोग बैठे हों। वो एक बगीचा है और वहां पर यह सवाल वाजिब बनता है कि क्या वाकई विश्वविद्यालयों में वो सारे लोग हैं जिन्हें यहां होना चाहिए? ये किताब वह भी एक सवाल करती है जो आज के विषय से जुड़ा हुआ है। इसकी भूमिका में ही मैंने एक सवाल पूछा है। आप दावा करते हैं कि आप विश्व गुरु हैं, थे, हैं, होंगे, 2047 तक तो हो जाएंगे, ये दावा है। इससे किसी को क्या गुरेज होगा? विश्व गुरु थे। लेकिन आज जब आजादी का अमृत काल चल रहा हो तो एक सवाल तो इस देश के हर नागरिक को पूछना होगा, इस दुनिया को रहने लायक किसने बनाया? हाथ से मेहनत करने वाले लोगों ने बनाया, उनके पुरखों ने बनाया। इसकी भूमिका में मैंने एक लाइन लिखी है कि सड़क से लेकर संसद के गलियारों तक, खेत खलिहान से लेकर बड़ी बड़ी चमचमाती इमारतों तक, कुदरत के मार झेलते हुए शोध करके इस दुनिया को खूबसूरत बनाने तक इस मुल्क के जिन हाथों ने श्रम किया, जब नए विश्वविद्यालय बने तो उनके बच्चों को उसमें कितनी जगह मिले? और यहीं से यह बात पूछी जा रही है। यानी इस विश्वविद्यालय की बुनियाद अगर खोदी जाए, जो कि खोदी जा रही है लेकिन किसी और तरीके से, वो रिसर्च के लिए नहीं खोदी जा रही, वो कमजोर करने के लिए खोदी जा रही है। हमारे हिंदी में कहावत है कि जिस पौधे से आपको नफरत हो उसकी जड़ में मट्ठा डालिए। जिस समाज को खुद को बर्बाद करना हो वो अपने एजुकेशनल सिस्टम में मट्ठा डाल दे, समाज अपने आप बर्बाद हो जाएगा। हमारा देश आज इस क्राइसिस से जूझ रहा है। इसलिए ये किताब यहीं से शुरू होती है कि आज जैसे हम 90-95% आबादी के लिहाज से कहें, उनके बच्चे कितने यूनिवर्सिटीज में पढ़ने आ पाए। एक क्लासरूम सैंपल की तरह उठाकर देखिए। जेएनयू में हम खड़े हैं तो यहां थोड़ा सा इन सवालों को लेकर के आंकड़े अलग मिलेंगे, यहां जेंडर रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, यहां कास्ट के अलग अलग तरह के तमाम तबके के लोग फिर भी मिलेंगे। मैं एक सवाल करता हूं कि देश में अगर 45,000 डिग्री कॉलेज हैं सरकारी, जो एनईपी के आने के बाद 15,000 किए जाएंगे अगले 20 साल बाद, यानी क्लोजर और मर्जर की पॉलिसी जो एनईपी लागू कर रही है, उन सरकारी डिग्री कॉलेजेस में वहां का कास्ट सेंसस क्या कहता है?
ये तो कम से कम अमृतकाल के भारत को पता होना चाहिए। अब जैसे मैं सैंपल देता हूं और यहां से आप इस क्लास और कास्ट और इन तमाम चीज़ों को देखने और समझने का एक प्रतीक देखिए। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय से तो रेफरेंस वहीं से लेता हूं, आप उसे अपने वाले पर फिट कर लीजिएगा, क्योंकि स्थितियां लगभग हर जगह एक जैसी। मेरे दिल्ली विश्वविद्यालय में लगभग 90 डिग्री कॉलेज हैं, 90-92 के आसपास होंगे। 2024 के भारत में उन 90 डिग्री कॉलेज में एक का भी प्रिंसिपल कोई शेड्यूल कास्ट का व्यक्ति है क्या? एक का भी कोई प्रिंसिपल ओबीसी है क्या? और मैं जाकिर हुसैन कॉलेज में रहा हूं और वहां से उस रेफरेंस को जोड़ करके कहता हूं कि 90-92 में कोई एक भी माइनॉरिटी है क्या? महिलाएं मिल जाएंगी, लेकिन वो भी महिलाएं वो एक ही तबके से आई होंगी, अभी वक्त लगेगा। क्या यहां से एक सैंपल ले सकते हैं हम? 1922 में दिल्ली विश्वविद्यालय बना, 2022 में उसने अपने 100वां साल का जश्न मनाया। 2024 के दिल्ली विश्वविद्यालय तक एक भी कुलपति एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटी में से मिला क्या? ये एक सवाल है मेरा। और अगर नहीं मिला तो कहां गए वो लोग जो कहते थे कि आरक्षण आने से मेरिट कंप्रोमाइज हो जाएगा? बिना आरक्षण के तो आपने किसी को आने ही नहीं दिया। बिना आरक्षण के, और जहां आरक्षण नहीं है वहां कितने लोग पहुंचे? 90 के बाद हायर एजुकेशन में एससी, एसटी का रिजर्वेशन मिला। 2006 में ओबीसी का रिजर्वेशन आया। 2009 तक वो इंप्लीमेंट हुआ। 2019 में मैंने आरटीआई लगाई तो पता चला देश के 45 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में ओबीसी प्रोफेसर 0 थे, और ये 0 प्रोफेसर देश भर में थे। जब रिजर्वेशन आया उसके बाद शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के प्रोफेसर 95% से ज्यादा उनकी पोस्ट वैकेंट है। और वो लोग चाहते थे कि मां सरस्वती का पावन प्रांगण हो, कोई दूषित न कर दे। गंगा जल लाने में भी देर लगती है। और ये मैं कोई मजाक के लिए बात नहीं कर रहा हूं, ये डॉक्यूमेंटेड है। जब मंडल आंदोलन चल रहा था तो मंडल विरोधी आंदोलन का गढ़ मेरा दिल्ली विश्वविद्यालय था। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस डिबेट को आज नहीं करेंगे तो कब करेंगे? ये किताब आपसे वो एक सवाल करती हुई नजर आएगी कि वाकई हम एक कास्ट न्यूट्रल कैंपसेस नहीं बना पाए, और इसलिए हम कह रहे हैं कि हायर एकेडमिक डिस्कोर्स में, एकेडमिक माहौल में क्यों नहीं इस बात को पब्लिक डोमेन में रखा जाए कि जिसकी जितनी संख्या थी, मैं यहां देख रहा हूं 3 पोस्टर लगे हैं और जगहों पर लगे हैं। इसमें मानवर कांशीराम का एक स्लोगन लिखा हुआ है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो कोई यूं ही नहीं मांग के आ रहा था, क्योंकि खेत में काम करने वाला ओबीसी एक दिन दिल्ली विश्वविद्यालय के दरवाजे पर खड़ा हुआ, कहा कि वाइस चांसलर बनेंगे, और आपने कहा नहीं तुम्हारे अंदर मेरिट नहीं है, तुम जाओ। ऐसा तो कभी नहीं हुआ। खेत वाला नहीं आया था वाइस चांसलर बनने, लेकिन उसने अपने बेटे बेटियों को पढ़ा करके जब दिल्ली विश्वविद्यालय की दहलीज पर भेजा था तो तुमने उन्हें कहा कि नॉट अवेलेबल, और फिर जब अवेलेबल हुआ तो उसको कहा कि नॉट फाउंड सुटेबल, यानी एनएफएस है। और जब अवेलेबल हुआ, सुटेबल हुआ, तो तुमने कहा कि नाउ दिस कैंपस गोज टू अंबानी अडानी, अब सब ठेके पर रहेंगे। यह है एजुकेशन का सबसे बड़ा क्राइसिस, जो नॉट अवेलेबल से नॉट फाउंड सुटेबल होते हुए अब ठेके पर प्रोफेसर पे पहुंच गया। दिल्ली विश्वविद्यालय अब अपने यहां एडहॉक नहीं रखता, गेस्ट रखता है जिसमें कोई रिजर्वेशन नहीं है। हम यहां पहुंच गए। फिर से मैं याद करता हूं उन महान लोगों को जो कहते थे कि मंडल आंदोलन का विरोध करो, और ये कैंपस भी उस जमाने में भी थोड़ा लाल था, लेकिन फिर भी उसमें कुछ दिक्कत थी, और ये बात हमें माननी पड़ेगी कि मंडल विरोध में कुछ चीज़ें यहाँ से भी रहीं। बाद में बहुत सारे लोगों को समझ में आया, ठीक है, बहुत सारे लोगों को बहुत बाद में समझ में आता है। कबीर का एक दोहा है, भोजपुरी में है, मैं भोजपुरी इलाके का हूँ तो मेरे बहुत करीब है, कि कहें कबीर जायदा बही और जबे से चेता तबे से सही। तो इसका मतलब ये है कि जब जागो तभी सवेरा। तो कम से कम जब भी कोई ये बात समझ में आया जिसको कि नहीं, मंडल आंदोलन
इस देश का सबसे खूबसूरत आंदोलन था जिसने इस देश के कैंपसेस को डेमोक्रेटिक किया है, क्योंकि उसके पहले के कैंपस डेमोक्रेटिक नहीं थे, उसके बाद में नहीं हो पाए तो पहले क्या रहे होंगे। इसलिए उनको मेरिट के नाम पर कहा गया कि वो नहीं है। इस किताब में आपको वो किस्से भी मिलेंगे, और छोड़िए उन किस्सों को, किताब का बहुत प्रचार नहीं करूंगा, आप लोग समझ रहे हैं, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, 1.5 मिनट का इंटरव्यू लेने वाला कौन सी मेरिट चेक कर रहा है और कैसे चेक कर रहा है, ये तो सवाल बनता है ना। आपको कभी चिंता हुई कि मेरिट की हत्या हो रही है? लिस्ट बन के कहीं से आ रही है, मेरिट की हत्या नहीं हो रही है। इसको निकालो। ये एक हमारा एक साथी, अब जेएनयू में हो तो ये किस्सा सुनाई दूं, क्योंकि ये किस्सों से भरी हुई एक किताब है। जेएनयू का हमारा एक साथी था, पुराने ज़माने में कॉमरेड हुआ करता था। कुछ दिन बाद उसे समझ में आया कि इससे बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन जो चाहिए वो नहीं हो सकता। उसने रंग बदल लिया, और रंग बदल करके बहुत मेहनत की, दूसरे खेमे में गया, बहुत वो होता है ना, बहुत उसने साबित किया कि मैं आपका हूं। और ये साबित करने में कितनी मेहनत लगती है आप समझिए। साबित करने के बाद जिस दिन इंटरव्यू था उसका, इंटरव्यू के ठीक पहले उसकी 10 साल पुरानी एक फेसबुक पोस्ट किसी को मिल गई, और उस फेसबुक पोस्ट को पब्लिक में उन लोगों के सामने पहुंचा दिया गया जो लोग मेरिट चेक करने के लिए बैठे थे, और उन्होंने उसका अपॉइंटमेंट नहीं किया। तब से वो आदमी खोज रहा है कि वो लीक किसने किया। जिस देश के केंद्रीय विश्वविद्यालयों में अपॉइंटमेंट ऐसे हो रहे हो, कहां गए वो लोग जो कह रहे थे कि आरक्षण मेरिट की हत्या कर रहा है? क्या अब आपको नहीं दिख रहा? फिर से अब मैं अपने पे आता हूं। देश में माहौल ही ऐसा है, अपने बारे में खुद ही ज्यादा बोलना पड़ता है। मैंने पिछले जन्म में ये किया, अगले जन्म में वो करूंगा। मैं अपने बारे में इसलिए बोला क्योंकि मैं ये सवाल पूछ रहा हूं, और इसलिए पूछ रहा हूं, वो है ना एक शेर के जुल्म के साये में लब खोलेगा कौन, और अगर हम भी चुप रहे तो फिर बोलेगा कौन। इसलिए बोल रहे हैं। और कोई महान काम ये नहीं कर रहे, ये कोई महान काम नहीं है, ये हमारी जिम्मेदारी है। और इसलिए हम अपने से जोड़ करके एक एग्जांपल दे रहे हैं कि आप किसको चुन रहे हैं। 100 API स्कोर में से, एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स में से मेरा 96 नंबर, और मेरी जगह जिसको चुना गया, हालांकि वो भी एक ओबीसी है। अब सोशल जस्टिस को यहां से समझिएगा। कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, लेकिन अभी इस देश का संविधान इतना तो बचा है कि ओबीसी की पोस्ट पर अभी कोई जनरल नहीं पढ़ा रहा है, उसका अपॉइंटमेंट तो ओबीसी का ही होगा। शेड्यूल कास्ट की अगर पोस्ट है तो उस पर शेड्यूल कास्ट का ही होगा। हालांकि एक इशारा पिछले दिनों शिक्षा मंत्रालय ने कर दिया था, पता है ना आप लोगों को, अगर 1 साल तक SC ST OBC की पोस्ट वैकेंट रही तो ऑटोमेटिक वो चेंज हो जाएगी मेरिटोरियस कैटेगरी में, और उसके बाद एक सुपर मेरिटोरियस उस पर अपॉइंट हो जाएगा। इसलिए इसका विरोध हुआ, वापस ले लिया। उनको भी पता है 2-3 महीना और रुक जाते हैं, उसके बाद कायदे से करेंगे। ये होगा, और जब ये होगा तब ये कास्ट और क्लास का डिवीजन जो इन कैंपसेस में था वो खत्म हो जाएगा। कैसे? क्योंकि फिर जैसे कैसे पता चलता है कहीं गड्ढा है, तभी ना पता चलता है कि कहाँ ऊंचा है। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। जब कैंपस में गरीब, कमजोर, मजलूम, दलित, पिछड़े बचेंगे ही नहीं तो फिर डिस्क्रिमिनेशन कैसा होगा? क्योंकि संविधान जब तक रहेगा तब तक SC ST OBC पोस्ट पर तो वो रहेंगे। जैसे मेरी जगह कोई OBC ही हुआ, कई लोग मेरे खिलाफ जो लिखने वाले हैं, अब जैसे ये किताब आ गई, अच्छा एक किस्सा सुना दूं। मैं बहुत अनौपचारिक ढंग से बात कर रहा हूं, मैं भाषण नहीं दे रहा। मुझे लग रहा बातचीत होनी चाहिए। मैं खड़े होकर के, भाई इस देश में भाषण देने का हक एक ही व्यक्ति को है, बाकी मैं बातचीत कर रहा हूं, मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं। कहीं भी थोड़ी देर बाद हम लोग सवाल जवाब भी करेंगे तो अच्छा लगेगा। इस किताब का एक किस्सा सुना ही दूं। अच्छा, इसको मेरिट से जोड़ करके समझिएगा। किताब लिखी गई, मुझे नहीं पता था कि किताब भी मैं लिखूंगा, और वो भी ऐसे लिखूंगा, कतई नहीं पता था।
हिंदी साहित्य का विद्यार्थी हूँ, कुछ कुछ चीज़ें नोट कर लिया करता था एकेडमिया में रह के। कुछ अच्छा दिखा अपने कैंपस में, अपने ज़िंदगी में, तो किसी डायरी के पन्ने पर, किसी किताब के पिछले पन्ने पर कहीं नोट कर लिया। बाद में मन था कि कभी जीवन में कुछ बड़ा करूंगा तो आत्मकथा लिखूंगा, तब वो काम आएगी। लेकिन मुझे पता नहीं था कि अचानक कुछ ऐसा होगा कि फिर कथा दूसरी लिखनी पड़ेगी, तो किताब की शक्ल में लिख दिया। यही इसका किस्सा है, कोई ये भी महान काम नहीं है। तो किताब की शक्ल में आ गई, जिसका आखिरी पन्ना मुझे मतलब वो तोड़ के रख देने वाला है। मतलब लोग पता नहीं किस रूप में इस किताब को पढ़ेंगे भी या नहीं पढ़ेंगे, लेकिन हमने इस भूमिका में एक लाइन लिखी है कि ये हृदय की आंखों से लिखी गई किताब है, जिसे आप केवल दिल से महसूस कर सकते हैं। इसे पढ़ना नहीं है, क्योंकि इसमें पढ़ने लायक कुछ नहीं है। अगर आप महसूस करने की क्षमता रखते हैं कि किसी गांव की पगडंडी से कोई चला हुआ पहला बच्चा जब किसी कॉलेज के, यूनिवर्सिटी के कैंपस में पहुंचता है, कोई फर्स्ट जनरेशन का कोई व्यक्ति, कोई पहली पीढ़ी की कोई महिला जब इन कैंपसेस में पहुंचती है, तो ये कैंपसेस उनके लिए सबसे बड़ी उम्मीद होते हैं। तो वो भी कहानी इस किताब में है। तो उम्मीद की किताब भी है, और अफसोस की किताब है कि हम किताब लिख रहे हैं, शायद इनको बचा नहीं पा रहे। लिख दी किताब, आ गई, मुझे नहीं पता था कितनी बिकेगी। मेरे कई प्रकाशकों ने तो मना कर दिया, नहीं साहब ये कैसे छाप दें, आज के समय कैसे छाप दें। मैंने कहा मैं लिखा हूँ, कुछ भी होगा तो मेरे ऊपर आएगा। नहीं साहब, आपके ऊपर कैसे आएगा, आपने जिनको इशारा किया वो सब हमें पता है कौन कौन है। हमने कहा हमने सबके नाम बदल दिए हैं। जैसे दिल्ली विश्वविद्यालय में फूलन देवी के नाम पर कोई डिग्री कॉलेज नहीं है ना, मेरी किताब में है। बिरसा मुंडा के नाम पे कोई डिग्री कॉलेज नहीं है, मेरी किताब में है। ये मेरा एक प्रयोग है, और ये जानबूझकर किया हुआ प्रयोग है। तो वो एक प्रयोग था जिसमें हम नाम बदल रहे थे, ताकि किसी को चढ़ाने या किसी तरह के विवाद में ना जाएं। जो बात कहनी है वो बात कहें। फिर भी प्रकाशक ने कहा कि किताब नहीं छपेगी, किताब मना कर दिया। अच्छे अच्छे प्रकाशक, नाम नहीं लूंगा, उनको भी तो बिजनेस करना है। बाद में एक व्यक्ति ने हिम्मत की, अनबाउंड ने हिम्मत की, उसने मुझसे पूछा कि किताब कितनी बिकेगी। मैंने कहा यार पता नहीं, बहुत पहले किताब लिखी थी, मुझे अंदाज़ा नहीं लोग कितनी खरीदेंगे। तो कहा कि 20 हज़ार बिक जाएगी, मतलब एक आध साल में। मैंने कहा पता नहीं यार, 5,000 बिक सकती है, इतना मैं समझता हूँ, इतने लोग तो पढ़ लेंगे। उसने कहा ठीक है, पहला संस्करण 8,000 का छापते हैं। प्री बुकिंग में ही 8,000 बुक हो गई। और मतलब मैं शो ऑफ नहीं कर रहा हूँ कि मतलब इसको उस तरह से, लेकिन आज ही वो 15 दिन में 16,000 बुक बिक गई। और अमेजन की वर्ल्ड रैंकिंग जो बुक कैटेगरी की होती है, उसमें अभी आप गूगल करेंगे तो सेकंड नंबर पर है 15 दिन में। अब आइए उस बात पर, ये तो हो गया थोड़ा बहुत प्रचार। अब असली बात जो कहना चाह रहा हूं वो ये समझिए, हिंदी की दुनिया में या किताबों की दुनिया में कोई 1,000 के संस्करण किताबों के लोग छापते थे, और जब जब 1,000 किताबें बिकती जाती तो बड़े बड़े पोस्टर लगाते थे, बेस्ट सेलर 1,000 बिक गई, इसका तीसरा संस्करण आ गया, ये बेस्ट सेलर नंबर 1, बेस्ट सेलर नंबर 2। और जब ये बेस्ट सेलर हो गई तो कहे बेस्ट सेलर जैसी तो कोई चीज ही नहीं होती। हमने कहा कि मेरे गांव का किस्सा आ गया, सबसे शरारती लड़का जिसके पास बैट हुआ करता था, उसके पिताजी थे उस सक्षम, तो वो क्रिकेट खेलने जब आए अपना बल्ला लेके आए, तो जैसे वो बाउंड्री खुद डिसाइड करता था, यहां गिरेगी तो 4 रन होगा, और जैसे ही दूसरे वाले ने वहां 4 रन बोला, कहा नहीं यहां हो ही नहीं सकता, वहां 4 रन होगा। कुछ दिन बाद कहा 4 रन होगा ही नहीं, क्योंकि बल्ला तुम्हारे हाथ में है। कल तक तुम लिखते थे तो 500 किताब पे बेस्ट सेलर हो जाते थे, अब अगर 50,000 बिकने वाली है तो कुछ दिन चलने दो ये नियम, उसके बाद देखा जाएगा क्या होता है। यही कैंपस में हो रहा है। कैंपस को भीतर से कैसे कमजोर किया जा रहा है, बाहर से कमजोर करने की बात छोड़िए। कास्ट की बात क्या होती है, जेएनयू के लोग मुझसे बेहतर जानते हैं कि 70 नंबर का आपके यहाँ रिटन टेस्ट होता है, पीएचडी वाले एडमिशन में शायद 70 नंबर है, 30 नंबर का इंटरव्यू है, ऐसा ही है ना, दोनों जोड़ करके मेरिट बनती है। हमारे एक दोस्त की बहन जो आदिवासी तबके से आती है, बाकी आप आंकड़े जानते होंगे, कैंपस के भीतर कास्ट का सिस्टम देखिए, उस बच्ची ने 70 में से लगभग 58 नंबर या 60 नंबर तक रिटन एग्जाम में पाया, और 30 नंबर के वाइवा में 1 नंबर मिला इंटरव्यू में।
और अगर उसे 3 नंबर भी मिल जाता तो उसका पीएचडी में एडमिशन हो जाता। और तब जेएनयू के लोगों ने मुझे बताया कि यह सिलसिलेवार होता है, जाति देखकर इंटरव्यू में नंबर दिए जाते हैं और नंबर नहीं दिए जाते। ये अमृतकाल के विश्वविद्यालय हैं। तब आपको इसमें एक चैप्टर मिलेगा कि तुम्हारा पूरा नाम क्या है, और यह सबको पढ़ना चाहिए। एक बच्चा इंटरव्यू देने गया तो उसका नाम इंटरव्यू बोर्ड के व्यक्ति ने पूछा, उसने नाम काश मैं बोल पाता, लेकिन असल में किसी एक व्यक्ति का नाम ले लूं ये बड़ी बात नहीं है, उस प्रवृत्ति से हमें लड़ना है जो ये काम करती है। जैसे एक हमारा प्रोफेसर है, अब तो रिटायर हो गया, वो प्रोफेसर मेरे एक दोस्त को बोला कि ये सीट तो ओबीसी नहीं है, ये जनरल की पोस्ट है, आप इस पर इंटरव्यू देने कैसे आ गए? और आज डीयू में इंटरव्यू कैसे हो रहे हैं, अब यहां समझिए कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। मेरे कॉलेज में इंटरव्यू हुआ, 5 दिन इंटरव्यू हुआ। शेड्यूल कास्ट का इंटरव्यू होगा 5 तारीख को, मान लीजिए। शेड्यूल ट्राइब का इंटरव्यू की डेट क्या है? 6 तारीख। ओबीसी की 7 तारीख। उसके बाद 8 और 9 तारीख को अनरिजर्व पोस्ट के इंटरव्यू होंगे। तो मैं कहां इंटरव्यू देने जाऊंगा? ओबीसी की डेट पर। तो मेरा सिलेक्शन किस में होगा? ओबीसी में। यूआर में कौन जाएगा इंटरव्यू देने? केवल यूआर। और इंडियन एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में यूआर का मतलब, और ये टेक्निकली फॉल्ट हो रहा है इस देश के, दिल्ली विश्वविद्यालय में हो रहा है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हमने जाने कितनी बार, जब आप यूआर की पोस्ट को मिसलिनियस बनाए ही नहीं हो तो उसमें क्या एक ही तबके का 50% रिजर्वेशन हो गया कि नहीं हो गया? क्योंकि उसमें तो इंटरव्यू देने कोई नहीं गया। ओबीसी कैटेगरी में गया, मेरा तो 100 में 96 नंबर है, मुझे तो बुलाया जाना चाहिए। तो यूआर पे कोई क्राइटेरिया ही नहीं है। 50% रिजर्वेशन कहां है? ये कास्ट डिस्क्रिमिनेशन होता है। और तब वहां पर एक बोर्ड में बैठा व्यक्ति पूछता है कि तुम्हारा नाम? तो कहता है राकेश। तो कहा पूरा नाम? तो कहा राकेश कुमार। अब आप समझिए, ये और ये मजाक नहीं, ये सच में है। और ऐसे जाने कितने लोगों के साथ ये हुआ होगा। पिताजी का नाम? तो कहा महेश। कहा पूरा नाम? तो महेश कुमार। कहे आगे क्या लगाते हैं? कहा पथिक। तो कहा महेश कुमार पथिक, तो पथिक किस में आते हैं? बच्चा हंसने लगा। कहा गुरुजी जाति जानना चाहते हैं ना? गुरुजी कहा ना ना ना, जाति नहीं जानना चाहते, बस ऐसे जानना चाह रहे हैं पथिक किस में आते हैं। तो वो कहता है इंसानों में आते हैं, इंसानों में ही आते हैं। लेकिन वो, और ये किस्सा इस देश में 2024 के कैंपस का है, लेकिन वो बड़े नादान जातिवादी हैं जो जातिवाद करते हुए दिख जाते हैं और चोरी पकड़ी जाती है। विश्वविद्यालय का प्रोफेसर अब इतना शार्प हो गया है कि वो आपकी पकड़ में नहीं आएगा। वो ऐसी जगह जातिवाद दिखाता है जहां आपको पता ही न चले। उसने भी द्रोणाचार्य से बहुत कुछ सीखा है। अंगूठा नहीं मांगना है, पूरा का पूरा हाथ इतना कमजोर कर दो कि उससे कलम छीन लो। इसलिए ये जानबूझकर ये किताब मैंने बहुत सायास रोहित वेमुला के नाम समर्पित की है। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये मेरा प्रोटेस्ट है। मेरे लिए कैंपस के मायने इस एक नाम से खुले थे। उसके पहले हम भी कैंपस को बहुत कुछ देखा करते थे, लेकिन इस कैंपस के इतिहास में यह नाम कभी मिटाया नहीं जा सकेगा। जब जब ये नाम होगा रोहित वेमुला का, वो आपसे सवाल पूछेगा कि मेरी सांस्थानिक हत्या का दोषी कौन। इसलिए जो आज का टॉपिक है कास्ट और क्लास का, वो तो सबसे जुड़ेगा। और क्लास के लिए तो सिंपल एक बात है, इसमें किस्सा है। चूंकि किताब है तो किताब के बहाने बात करना मुझे लग रहा है ज़्यादा बेहतर होगा। जब आप बात करते हैं क्लास की, हालांकि मेरा मानना है कि क्लास और कास्ट दोनों इतना एक दूसरे में घुले मिले हैं कि पता ही नहीं चलता कौन प्रधानमंत्री है कौन गृह मंत्री। वो दोनों बहुत घिले मिले हैं। लेकिन फिर भी एक चैप्टर इसमें है दरवाजे पर दस्तक, और एक गरीब कमजोर गांव का बच्चा, जो पहली पीढ़ी का बच्चा आता है कैंपस में एडमिशन लेने, और 1% आधा % से उसका एडमिशन नहीं हो पाता है।
क्योंकि उसकी जेब में पैसे नहीं है। मैं यहां हूं क्योंकि दिल्ली इलाहाबाद विश्वविद्यालय 300 रुपए एक साल की फीस लेता था। आज उसी इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने अपनी फीस 400% बढ़ाई। जिन बच्चों ने प्रोटेस्ट किया उनके ऊपर मुकदमे हुए, वो जेल में गए। आज उस विश्वविद्यालय की डेमोग्राफी धीरे धीरे बदल जाएगी। मैं जब आया था डीयू में सिस्टम में, तो जिस कोर्स की फीस 4,000 5,000 थी, आज की तारीख में धीरे धीरे वो 40,000 50,000 तक पहुंच चुकी है। क्लास डिवाइड होगा कि नहीं होगा? और ये कैंपस बाकायदे पॉलिसी के तहत किया जा रहा है। इसलिए आखिरी में एक चैप्टर इसमें जुड़ा हुआ है जिसमें एक शेर है कि नशे मन ही के लुट जाने का गम होता तो क्या गम था, यहां तो बेचने वाले ने गुलशन बेच डाला है। और ये तारीख है 20 जुलाई 2020, जब हायर एजुकेशन में या पूरे एजुकेशन सिस्टम में एनईपी लागू हुई, न्यू एजुकेशन पॉलिसी। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी इंश्योर करती है कि कौन पढ़ेगा और कौन नहीं पढ़ेगा, ये फिल्टर लगा दिया गया। और इसलिए इस किताब की एक चिंता है कि सबसे पहले इस पॉलिसी अटैक से वो बाहर जाएंगे जो सबसे बाद में इन कैंपसेस में आए थे, चाहे वो किसान मजदूर के बच्चे हों, चाहे महिलाएं हों, चाहे SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग हों। इसलिए ये किताब उस कास्ट और क्लास के डिस्क्रिमिनेशन को मिटाने की कोशिश करती है। हम सब जानते हैं हायर एजुकेशन या एजुकेशन समाजवादी मूवमेंट, हम बार बार कहते हैं भारत के संविधान की प्रस्तावना, जब तक संविधान है और प्रस्तावना वही है तब तक तो उसे दोहराएंगे कि समाजवादी मिजाज शब्द में नहीं था, पूरे संविधान में। और समाजवादी आंदोलन का नारा था कि रोटी कपड़ा सस्ती हो और दवा पढ़ाई मुफ्ती हो। क्यों मुफ्त रखने की बात की गई थी दवाई और पढ़ाई को? क्योंकि किसी के जेब में पैसा है या नहीं है, इससे यह तय नहीं होना चाहिए कि उसे दवाई मिलेगी या नहीं। दवा देना राज्य की जिम्मेदारी है। किसी की जेब में पैसा है या नहीं है, इससे यह तय न हो कि उसे शिक्षा कैसे मिलेगी। अगर उसकी जेब में पैसा है तो उसके बच्चे अच्छे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ेंगे, जिसको हफ्ते में 6 दिन पहनने के लिए 5 तरह की ड्रेस होगी, 20 तरह की कॉपी होंगी, उनके पास एक्टिविटीज होगी। इसका चैप्टर पढ़िएगा, दूसरे या तीसरे चैप्टर में मैंने वो किस्सा लिखा है कि जब मैं डीयू आया और डीयू के कॉलेज में यहाँ के स्टूडेंट को मिलने वाली अपॉर्चुनिटीज़ की देखा। कोई स्पोर्ट्स सोसाइटी है, कोई थिएटर सोसाइटी है, कोई जो है NSS है, NSS बोला है मैंने, NSS और कुछ नहीं, और कल्चरल सोसाइटी है, बहुत कुछ है। उसी समय मुझे अपने आजमगढ़ जैसे जिले का डिग्री कॉलेज याद आया जहां पढ़ाने को मास्टर ही नहीं है, उसको सोसाइटी क्या मिलेगी? तो वो जो गांव में रह गया, जिसे वो डिग्री कॉलेज नसीब हुआ जहां टीचर नहीं है, प्रोफेसर नहीं है, पढ़ाने का माहौल नहीं है, वो DU JNU वाले से कम्पीट कैसे कर पाएगा? इस किताब ने ये चिंता है। और इसलिए ये कास्ट और क्लास डिस्क्रिमिनेशन की बात कर रहे हैं हम। वो इस डिस्क्रिमिनेशन का इस देश के बनने में निहित था। जिस देश में सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिकल इतना गैप हो, वो जब मॉडर्न कंट्री बनना था, आइडिया ऑफ इंडिया में निहित था। स्टेट की जिम्मेदारी होगी कि स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल वो बनाएगा, सरकार बनाएगी सरकारी कॉलेज और सरकारी अस्पताल, क्योंकि नागरिक को किसी की गरीबी अमीरी से यह तय न हो जाए कि उसे दवाई और पढ़ाई मिलेगी कि नहीं। अब जाओ आप सरकार चुन रहे हैं, वो स्कूल कॉलेज की बजाय इबादत घर बनवाने में लगे। और ये चिंता इसके किताब की भूमिका में। बनवाएं, लेकिन वो काम तो किसी और का था। धर्म का काम करने वाले राजनीति कर रहे हैं और राजनीति का काम करने वाले, ये विडंबना और विरोधाभास है। इसलिए प्राइवेटाइजेशन ये पूरे हायर एजुकेशन का ये एक बहुत बड़ा चैलेंज इस सोसाइटी का हो रहा है। और ये एक दिन DU JNU अशोका गलगोटिया लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी की तरह हो जाएगा। और लाखों, आज की तारीख में AC प्राइवेट कैंपस में 3 लाख से 5 लाख तक BA की डिग्री मिलती है, प्लेन BA, समझ गए ना? तो वो डिग्री भी आपको 3 से 5 लाख में मिल रही है।
हमने वो डिग्रियां 300 रुपए में ली थी। ये फर्क है क्लास डिवीजन का। और इससे तय हो गया कि हम खेत खलियान, गांव के किसान, मजदूर, हस्तशिल्प काम करने वाले, कोई कुम्हार, लोहार, बढ़ई, नाई, मोची, निषाद, मल्ला, उनके घरों के बच्चे पहली बार DU-GNU में खड़े हैं, हमारे आपके बीच में खड़े होंगे। वो इसलिए संभव हुआ क्योंकि ये गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन बचे थे और नई शिक्षा नीति इस गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन को डिमोलिश कर चुकी है। सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज आ चुके हैं और ये क्लास स्ट्रगल है। सेल्फ फाइनेंस कोर्स यही है कि जो बिकेगा वही पढ़ेगा। पहले नारा लगा गया था, पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। अब तो ये हो गया, बिकेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। लेकिन नारा वो तो आपने नहीं भूला है ना कि वो बेच रहे हैं भारत को, खामोश मैं कैसे हो जाऊं, वो लूट रहे हैं भारत को, मैं चैन से कैसे सो जाऊं। मैं चाहता हूं कि इस किताब को पढ़कर लोगों का चैन खत्म हो, क्योंकि कलम और किताब वाकई बिक गई है और बिकेगी तो सबसे पहले वही दूर होगा 90% हाथ से श्रम करने वाला तबका। और जब वो बिकेगा तब वो इस तरह के भारत को बनाने में जाएगा। और इसलिए ये किताब एक सवाल करती है कि अगर आज भी ओबीसी के 4% प्रोफेसर पहुंचे हैं और देश का सबसे बड़ा ओबीसी, संसद में कहते हैं ना सबसे बड़ा ओबीसी नहीं दिख रहा है, ऐसे किया था उन्होंने बाकायदे। और जब जाति जनगणना की बात हुई तो उन्होंने कहा जाति होती ही नहीं, सबसे बड़ा ओबीसी में बहुत, अगर मैं भी झुकूंगा तो किसी का अपमान हो जाएगा, समझ रहे हैं? तो वो अपमान किसका हुआ? अच्छा कल्पना करिए जाति काम कैसे करती है। कोई झुका और उसकी किसी ने मिमिक्री कर दी तो अपमान पूरे जाट समाज का हो गया। और जब वही समाज के लोग शिक्षा मांगने आ रहे हैं तो आपको ये नहीं दिख रहा, अपमान तो अशिक्षित रखने का हो रहा है। इसलिए मेरा मतलब बहुत सारी बातें हैं, कहते कहते बहुत वक्त गुजर जाएगा। 20 साल का किस्सा इस किताब में है, बहुत खुश होकर के नहीं लिखा गया, बहुत अफसोस के साथ लिखा गया है। इसलिए किस्से इतने हैं कि हो सकता है मुझसे ज़्यादा संवेदनशील किस्से आपके पास भी हों और आप बेहतर जानते होंगे। ये किताब इसलिए लिखी गई है कि जिस वक्त आज से 25-50 साल बाद जब आज के दौर को लोग याद करें और देखें कि सब जब बर्बाद हो रहा था तो क्या हो रहा था, किसी ज़मीन के कोने से खंडहरों में दबी हुई अगर ये किताब मिलेगी तो थोड़ा सुकून देगी कि कोई था जो समझा रहा था कि बचा सकते हो तो कलम और किताब बचा लो। ये किताब मेरी नहीं है, ये किताब उन तमाम लड़ने वाले लोगों का प्रतिनिधित्व कर रही है जो आज भी कलम और किताब बचाना चाहते हैं। ये किताब केवल एक व्यक्ति की किताब नहीं है, हम सब के साझापन की किताब है। और वो किताब ये कहती है, ये चिंता करती है कि हम इस देश के हर नागरिक के हाथ में कलम और किताब देखना चाहते हैं। किसी के हाथ में कुदाल और फावड़ा हुआ करता था, किसी के हाथ में बर्तन मांजने वाली चीज़ होती थी, किसी के हाथ में कुछ और होता था जिससे वो काम करते थे। पीढ़ियां गुजर गईं तब जाके पहली बार किसी के हाथ में कलम और किताब आई और अचानक वो छीन ली जा रही है। इसलिए ये किताब लिखी गई है ताकि लोग ये समझें कि आपसे क्या छीना जा रहा है। और आखिर में मुझे एक जावेद अख्तर की एक कविता जिससे मैं अपनी बात को ख़त्म कर रहा हूँ, इसलिए इस किताब को पढ़ा जाना चाहिए। जो बात कहते डरते हैं सब, तू वह बात लिख। जो बात करते डरते हैं सब, तू वो बात लिख। इतनी अंधेरी थी न कभी पहले रात, लिख। जिनसे कसीदे लिखे थे वह फेंक दे कलम, फिर खून दिल से सच्चे कलम की सिफात लिख। बहुत बहुत शुक्रिया।